वेलकम स्टूडेंट बीडीएमएल कॉलेज। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। साहिल नमस्कार। गुड आफ्टरनून कमल। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी स्टूडेंट्स, फिर शुरू करते हैं इसको। जल्दी जल्दी जुड़े या शुरू करें? शुरू कर लेते हैं इसको ना, फिर स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे धीरे। दो कल अपन ने बात कर ली थी नेहरू के राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचार पर, ठीक है। कल इस संदर्भ में अपनी बात हो चुकी थी। आज देखते हैं नेहरू के राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं। नेहरू के राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं। नेहरू के राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं। सचिन नमस्कार। नेहरू के राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं, इसको उतारो। इसको सब स्टूडेंट उतारो। नेहरू के राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं। इसके अंदर देखते हैं अपन लोग। नंबर फर्स्ट है राष्ट्रवाद के उदार व संतुलित रूप का समर्थन, ठीक है। राष्ट्रवाद के वाद के उदार व संतुलित रूप का समर्थन।
ठीक है। नेहरू जी ने क्या किया, इस विशेषता की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेहरू के राष्ट्रवाद जो है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, उन विशेषताओं को हम ले लेते हैं। ठीक है, उन्हें पहली जो विशेषता बताई है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो क्या बताया है कि जो राष्ट्रवाद है उसका जो उदार स्वरूप है, उदार जो उसका स्वरूप है, ठीक है, और जो संतुलित रूप है, क्या करते हैं नेहरू जी उसका समर्थन करते हैं। क्या करते हैं नेहरू जी उसका समर्थन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि नेहरू जी बताते हैं कि जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, राष्ट्रवाद की जो भावना है कैसी है, वो उदार है। कैसी है, उदार है। ठीक है, उदार मतलब सबके लिए समानता का एक जैसा व्यवहार रखती है, और दूसरा सबको समान अवसर प्रदान करती है। फिर संतुलित रूप को क्या करते हैं नेहरू जी यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। भाई जुड़े स्टूडेंट हो रहा ना, जल्दी जल्दी जुड़े, फिर धीरे धीरे अपन आगे चलते हैं इसको, है ना। क्या आपके एग्जाम पास आ चुके हैं, थोड़ा और भी अपन को देखना पड़ेगा इसमें। फिर जो सेकंड है वो ये है कि राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष पर जोर दिया है नेहरू जी ने। कौन से, राष्ट्रवाद के, राष्ट्रवाद के भावनात्मक, कौन से भावनात्मक पक्ष पर क्या दिया है नेहरू जी ने, जोर दिया। ये इसकी सेकंड विशेषता है। पहली विशेषता क्या हो गई कि राष्ट्रवाद के उदार व संतुलित रूप का समर्थन करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो दूसरी विशेषता क्या है, राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष पर क्या दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जोर दिया है। ठीक है, इनको ऐसे कैसे याद करना है, पहली विशेषता में राष्ट्रवाद से राष्ट्र सम्यता रहेगा, पहला में उदार व संतुलित रूप आ जाएगा, दूसरे में क्या जाएगा, भावनात्मक पक्ष पर क्या दिया है, जोर देते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नंबर थर्ड है यहाँ पर, साम्राज्यवाद तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता का विरोध करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं पर इसको थोड़ा देख लेना। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता का विरोध, तथा तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता का विरोध करते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। कौन, पंडित जो जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। कैसे विरोध करेंगे सब साम्राज्यवाद का, देखो जब भी कोई देश दूसरे देश पर आधिपत्य करता है तो वहाँ के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो जाता है, गुलाम बन जाते हैं वहाँ के नागरिक। ठीक है, इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं चाहते। ब्रिटेन ने जब अधिकतर राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया, तो जो समस्या भारत में रही वो अन्य उस राष्ट्रों के अंदर भी रही है। ठीक है, भारत की जनता ने जो तकलीफें सही है वो अन्य राष्ट्रों ने भी तकलीफें सही है। ठीक है, तो पंडित जी क्या कहते हैं नेहरू जी, वो बोलते हैं सब साम्राज्यवाद तो बहुत बेकार चीज है। क्या है, बहुत ज्यादा बेकार चीज है। ठीक है, तो साम्राज्यवाद का जो विरोध करने वाले कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है भाई। दूसरा, संकीर्ण, संकीर्ण चाहे विचार हो चाहे कुछ भी हो या राष्ट्रीयता हो, क्या करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, विरोध करते हैं। ठीक है, संकीर्ण राष्ट्रीयता का क्या करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, विरोध करते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। दोबारा देखो इस चीज को, पहला जो है नेहरू के राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता की बात है, ये जो चल रही है ना, क्या चल रही है अपनी, ये विशेषताएं चल रही हैं। क्या चल रही हैं, ये विशेषताएं चल रही हैं। पहली विशेषता क्या है, राष्ट्रवाद, क्योंकि हम राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे हैं और विचार किसके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। राष्ट्रवाद के उदार व संतुलित रूप का क्या है, समर्थन करते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड जो है, राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष पर भी क्या देते हैं, जोर देते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर थर्ड क्या है, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, ठीक है, तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता का क्या करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, विरोध करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं नेक्स्ट। नंबर फोर है, राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चार पॉइंट अपन हो चुके हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद के उदार और संतुलित रूप का समर्थन, सेकंड पॉइंट है राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष का समर्थन, नंबर थर्ड पॉइंट है साम्राज्यवाद तथा संकीर्ण राष्ट्रीयता का विरोध, और नंबर फोर पॉइंट है राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांत का क्या करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, समर्थन करते हैं। ठीक है, नंबर पांच है जनशक्ति पर आधारित राष्ट्रवाद।
पांचवा कौन सा है, ये उतार लेना भाई सब पॉइंट स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है सब उतार लेना आप लोग, ठीक है। जनशक्ति पर आधारित राष्ट्रवाद, जनशक्ति पर आधारित राष्ट्रवाद, जनशक्ति पर आधारित क्या है, राष्ट्रवाद है, ठीक है। नंबर 5, नंबर 6 है, नंबर 6 क्या है, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता पर, धर्म निरपेक्षता पर आधारित राष्ट्रवाद, आधारित राष्ट्रवाद। देखो ये अपन बता चुके हैं कि धर्मनिरपेक्षता जहाँ सभी धर्म कैसे हो, समान हो, कैसे हो, समान हो, ठीक है। जहाँ सभी धर्म कैसे हैं, समान है, सभी धर्मों के पालन की समान स्वतंत्रता क्या दी है, व्यक्ति को दी गई है राष्ट्र के द्वारा। तो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित क्या है, राष्ट्रवाद है, ठीक है। मतलब किसी भी राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों को क्या है, पालन करने की समान स्वतंत्रता आज़ादी क्या हो, व्यक्ति के पास मौजूद हो, वहाँ के नागरिक सभी धर्मों का पालन कर सके। जिस व्यक्ति का जो धर्म है वो व्यक्ति उस धर्म का अपना पालन करे, ठीक है। जिस व्यक्ति का जो धर्म है उस वो क्या करेगा, व्यक्ति उस धर्म का वो पालन करे, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अनावश्यक दबाव न बनाया जाए धर्म परिवर्तन के लिए, ठीक है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, क्या कहते हैं कि धर्म निरपेक्षता पर आधारित कैसा होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए, ठीक है। ये इसके मेन मेन पॉइंट हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये तो था हमारा राष्ट्रवाद के संबंध पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीयवाद पर विचार, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अंतरराष्ट्रीयवाद पर विचार। अंतरराष्ट्रवाद पर विचार या नेहरू के विचार, अंतरराष्ट्रवाद पर नेहरू के विचार, ठीक है। अंतरराष्ट्रवाद पर नेहरू के विचार, इसमें देखते हैं अपन लोग, जवाहरलाल नेहरू के लिए गांधी जी की भांति राष्ट्रवाद का अभिप्राय, दोबारा सुन लीजिए, क्या है, जवाहरलाल नेहरू के लिए गांधी जी की भांति राष्ट्रवाद का अभिप्राय केवल भारत की स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की सेवा भी था, ठीक है। दोबारा देखते हैं इस लाइन को अपन लोग, क्या कहते हैं इसमें जवाहरलाल नेहरू, वो कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के लिए गांधी जी की भांति राष्ट्रवाद का अभिप्राय, किसका अभिप्राय, राष्ट्रवाद का, है ना, राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद का अभिप्राय क्या है, राष्ट्रवाद का अभिप्राय केवल भारत की स्वतंत्रता ही नहीं है बल्कि संपूर्ण मानवता की सेवा भी है, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, गांधी के अकॉर्डिंग या गांधी जी की विचारधारा और नेहरू जी की विचारधारा के समान थी दोनों की, क्या है कि भाई ये जो राष्ट्रवाद है केवल भारत की स्वतंत्रता ही नहीं है, भारत की स्वतंत्रता नहीं है, ये क्या है, राष्ट्रवाद वास्तव में ये पूरे मानवता की सेवा है, ठीक है। पूरे क्या है, मानवता की सेवा है, ठीक है। ऐसा नेहरू जी बताते हैं, यही गांधी जी भी ये सोचते थे, जो भी हम पढ़ेंगे इसके बाद नेहरू के बाद, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, उनका विचार जो था वो भी यही विचार था, ठीक है। नेहरू को अंतरराष्ट्रवाद की ओर उनका उदार राष्ट्रवाद ही ले गया, ठीक है। आगे है, नेहरू के अनुसार राष्ट्रवाद व अंतरराष्ट्रवाद के लिए साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का विरोध करना आवश्यक था, ठीक है। तो देखो, नेहरू के लिए राष्ट्रवाद या अंतरराष्ट्रीयवाद के लिए साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का विरोध करना क्या था, आवश्यक था। नेहरू जी ने क्या किया है, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद व उपनिवेशवाद का क्या किया, नेहरू जी ने विरोध किया। भाई ध्यान रखना इन चीजों को, एग्जाम में डालना है, लाइन को अंडरलाइन करना है, ये इन सब बातों को, ठीक है। नेहरू जी ने क्या किया है,
साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का क्या किया है, विरोध किया है। किसके लिए विरोध किया है, अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए विरोध किया है। किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए क्या किया नेहरू जी ने, यहाँ पर विरोध करते हैं। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। मतलब प्रत्येक देश को क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, दूसरा देश उस पर कोई अधिकार नहीं करे, उसको अपना उपनिवेश नहीं बनाए। अगर वो व्यक्ति, अगर वो देश दूसरे देश को क्या करेगा, अपना उपनिवेश उपनिवेश बनाएगा, तो क्या होगा, दूसरे देश का क्या होगा, शोषण होगा। क्या होगा, शोषण होगा। इस बात को क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे, इसलिए क्या किया उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साम्राज्यवाद का विरोध किया और उपनिवेशवाद का विरोध किया। देखो जब ये दोनों, जब देश गुलाम हो जाएगा ना, गुलाम होता है तो क्या होगा, व्यक्ति भी गुलाम होता है उसके साथ साथ। ठीक है, जब देश गुलाम होता है तो साथ व्यक्ति भी गुलाम होता है। ठीक है, और गुलामी चाहे देश की हो चाहे व्यक्ति की हो, दोनों कैसी है, गलत है। ठीक है, इसलिए क्या है, पंडित जो जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं और उपनिवेशवाद का वो विरोध करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए। ठीक है, नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद में प्रत्येक मानव का कल्याण, अब देखो वही बात आ रही है जो मैंने अभी आपको कही है, प्रत्येक मानव का कल्याण, प्रत्येक मानव का कल्याण। ठीक है, प्रत्येक मानव का कल्याण, तनाव की समाप्ति, तनावों की समाप्ति, न्याय। ठीक है, तनावों की समाप्ति, न्याय पर आधारित विश्व व्यवस्था का रूप पाया जाता है। नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद में क्या है, नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद में क्या है, भाई मानव का कल्याण होना चाहिए। पहली बात तो यह है। ठीक है, मतलब मानव का कल्याण का मतलब क्या है, मानव की सेवा है। क्या है, मानव की सेवा है। ठीक है, फिर मानव में जो तनाव की क्या है, समाप्ति होनी चाहिए, है ना। मानव क्या है, न्याय मिलना चाहिए, पूरे विश्व के मानव क्या है, न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, ये नेहरू जी के विचार हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद के संबंध में। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको। नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद में प्रत्येक मानव का कल्याण, तनावों की समाप्ति एवं न्याय पर आधारित विश्व व्यवस्था का रूप पाया जाता है। फिर नेहरू जी कहते हैं आगे, व्यवहारिक व सैद्धांतिक दृष्टि से नेहरू के अंतर्राष्ट्रीयवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार है। पहला है गुटनिरपेक्षता, दूसरा है पंचशीलता। देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेहरू के नेहरू जी ने क्या वो सिद्धांत दिए, उन्हें पहला दे दिया गुट निरपेक्षता दे दिया। क्या दे दिया, पह, पहला दे दिया गुट निरपेक्षता और दूसरा दे दिया पंचशीलता। पंचशीलता या पंचशील सिद्धांत नेहरू जी ने दिए। ठीक है, और सवाल ये उठता है, समझना पड़ेगा कि गुट निरपेक्षता क्या है, पंचशील सिद्धांत क्या है ना। इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग। गुट गुट निरपेक्षता पहले बात कर लेते हैं, गुट निरपेक्षता की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, गुट निरपेक्षता के बारे में क्या बताया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री के रूप में पंडित नेहरू ने वैदेशिक नीति की वैदेशिक नीति को एक ऐसा आधार प्रदान किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। नेहरू ने साम्राज्यवाद व शीत युद्ध से दूर एक गुटनिरपेक्ष नीति बनाई। ठीक है, देखो क्या हुआ, समझने का प्रयास करो कि गुटनिरपेक्षता नीति क्या है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब होता है, 3 सितंबर 1945 को, सॉरी 39 को। ठीक है, द्वितीय विश्व शुरू हुआ 3 सितंबर 1939 से को शुरू हुआ, और कब से कब तक चला, 1945 तक चला। ठीक है, पूरा विश्व क्या है, दो भागों में बढ़ गया। पूरा विश्व क्या था, दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, दो भाग के मध्य युद्ध युद्ध हुआ। दो भाग का मतलब दो विचारधाराओं के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, पहले ये युद्ध था साम्राज्यवादी युद्ध था। क्या था, साम्राज्यवादी युद्ध था। ज्यादा अपन इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो उसकी मूल आइडियोलॉजी उसको पकड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, ये युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के मध्य हुआ। मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य युद्ध ये होता है। ठीक है,
मित्र राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व यूएसए, है ना, आपका ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि राष्ट्र कर रहे थे। ठीक है। दूसरे राष्ट्रों का इटली, जर्मनी, जापान इत्यादि देश कर रहे थे। ठीक है। अब देखो, ये दोनों ही ये चाह रहे थे कि अधिकतर राष्ट्र हमारी तरफ आए, और दूसरा चाहता था, जो समूह था, वो चाहता था, ध्रुव राष्ट्र ये चाह रहे थे कि अधिकतर राष्ट्र हमारी तरफ से लड़े। ये चाहते थे हमारी तरफ से लड़े, और ये चाहते थे हमारी तरफ से लड़े। भाई जो ज़्यादा इकट्ठे होंगे, जहाँ समूह ज़्यादा होंगे, देश ज़्यादा होंगे जिस समूह के अंदर, वो उतना पावरफुल हो जाएगा वो। ठीक है। तो ये लोग चाहते थे कि हमारी तरफ से लड़ा जाए, ये चाहते थे हमारी तरफ से लड़ा जाए। ठीक है। अमेरिका का उसमें काफ़ी प्रभावशाली योगदान रहा। ठीक है। अमेरिका ही चाह रहा था कि भारत जो लड़े वो हमारी तरफ से लड़े, भारत में द्वितीय विश्व में शामिल हो जाए और हमारी तरफ से लड़े। ये बात ये लोग भी चाहते थे। हुआ क्या कि उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं थे, द्वितीय विश्व की बात है। ठीक है। उस समय जो देश के प्रधानमंत्री जो थे ना, ये द्वितीय विश्व जो शुरू हुआ 30 सितंबर 1939 1945। ठीक है। ये युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद जब चला तो 1945 में उस क्या हुआ कि ये युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अमेरिका ने जब जापान के ऊपर परमाणु बम डाल दिया, तो ये युद्ध क्या हो जाता है, यहाँ पर समाप्ति की ओर कागज पर ये युद्ध शुरू हो जाता है, मतलब समाप्त होना शुरू हो जाता है। 1945 में ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब समाप्त हो गया, तो पूरे विश्व में दो शक्तियां उभर के आ गई। एक तो आ गई यूएसए, और एक आ गई यूएसएसआर। एक तो यूएसए आ गई और दूसरी क्या आ गई, यूएसएसआर। ठीक है। राजेंद्र नमस्ते भाई। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये था अपना सोवियत संघ। सोवियत संघ ये दोनों ही चाह रहे थे भाई अधिकतर जो विश्व के देश हैं वो हमारी विचारधारा को अपनाएं, हमारे ग्रुप में शामिल हो। वो सोवियत संघ चाहता था ये मेरे ग्रुप में शामिल हो जाएं, हमारी विचारधारा को अपना ले। ठीक है। उस जब इसको बोला गया शीत युद्ध, क्या बोला गया, शीत युद्ध। या शीत युद्ध का मतलब ये नहीं है बर्फ से लड़ा गया युद्ध या बर्फ में लड़ा गया युद्ध है। ठीक है। ये मतलब नहीं इसका। ये है बिना हथियारों के लड़ा गया युद्ध है। मतलब वैचारिक युद्ध था ये। कैसा था, वैचारिक युद्ध था ये। ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने समस्या खड़ी हो गई, यार हम किसकी तरफ जाएं, क्या करें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा, भाई अगर हम जाते हैं अमेरिका की तरफ, तो सोवियत संघ से जो हमें सहायता मिलती है वो बंद हो जाएगी। और अगर हम सोवियत संघ वाले गुट में चले गए, तो अमेरिका से जो हमें सहायता मिलती थी वो बंद हो जाएगी। तो हम दोनों गुट में शामिल नहीं होंगे, हम एक अपना अलग ही गुट बनाएंगे। और उस गुट का नाम क्या होगा, गुट निरपेक्ष होगा। मतलब हम बिना गुट के रहेंगे, क्या रहेंगे, बिना गुट के रहेंगे, है ना। इसको बोला गया नाम, क्या बोला गया, नाम, है ना, नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। ठीक है भाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी हम बिना गुट के रहेंगे, हम दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होंगे। ठीक है। ये इनका कहलाया गुट निरपेक्ष आंदोलन कहलाया। क्या कहलाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहलाता है। फिर उस गुट निरपेक्ष में काफी देश जुड़ते जुड़ते, काफी देश उसके अंदर क्या हुआ है, जुड़ते ही चले गए। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ कि जब चाइना ने भारत में 1962 में आक्रमण किया, और भारत उस युद्ध को हार जाता है, 1962 वाले युद्ध को हार जाता है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भारत की जो एयरफोर्स थी उसका उपयोग नहीं किया गया, या समय पर उसका उपयोग नहीं किया गया। ठीक है। इसलिए क्या हुआ, हम इस युद्ध को हार गए। ठीक है। वो आज तक के हमारे भारतीय नागरिकों के अंदर मौजूद है, फीलिंग्स, जो भावनाएं। अब क्या होता है कि जब चाइना ने हमला किया और हम इस युद्ध को हार जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की आलोचना की जाती है। किसकी आलोचना हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पर विदेश नीति की आलोचना की जाती है। लोगों ने आरोप लगाया, अगर भारत
यूएसए वाले ग्रुप में शामिल हो गया होता तो चाइना हम पे हमला नहीं करता। दूसरे लोगों ने कहा कि अगर भारत इसमें शामिल हो गया होता तो भी चाइना हम पे हमला नहीं करता। मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1962 में उनकी जो नीति थी, गुटनिरपेक्ष नीति जो थी, उस नीति का क्या किया, लोगों ने यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया। मतलब नेहरू जी की आलोचना यहाँ पर शुरू हो जाती है। नेहरू जी इस सदमे को सहन नहीं कर पाए और 1964 में, कब, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री बने, कारवां प्रधानमंत्री बने, गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, कौन बने, गुलजारीलाल नंदा, 1964 में कुछ समय के लिए बने। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो प्रधानमंत्री सामने आते हैं उस समय वो आते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री। इनका जो कार्यकाल रहा 1964 से 66 रहा। ठीक है, 1964 से 66। तो सेकंड नंबर पर जो प्रधानमंत्री बने देश के, कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री। वो भी 2 साल तक ही रहे। 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1966 में मृत्यु हो गई तो वापस फिर कुछ समय के लिए गुलजारीलाल नंदा क्या बने, देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री सामने आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप जानते ही हो, लंबे समय तक जो देश की प्रधानमंत्री रही हैं वो रही हैं इंदिरा गांधी, 1966 से 77। ठीक है, 77 तक क्या रही, देश की प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, 1975 में अपने देश में जो आपातकाल लगाई है वो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। फिर उसके बाद जो 1977 में चुनाव हुए वापस, उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री बने वो जानते ही हो आप लोग, मोरारजी देसाई, जो काफ़ी लंबे समय से प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। कभी जब मैं प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो इसके बारे में विस्तार से फिर हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की बात करेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, पूरे घटनाक्रम के ऊपर लोग बातचीत करेंगे इस बारे में। ठीक है, अभी तो हम विचारक पढ़ रहे हैं, केवल विचार पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका गुटनिरपेक्ष नीति, जिसका बाद में जाकर के विरोध किया गया। फिर दूसरा आता है पंचशील सिद्धांत आया। क्या आया, पंचशील सिद्धांत आया। पंचशील सिद्धांत में क्या है, राष्ट्रों के आपसी संबंधों को निर्धारित करने के लिए नेहरू ने साम्यवादी चीन के साथ मिलकर सन 1954 ईस्वी में तिब्बत के मामले में पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। देखो, पंचशील सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ है वो हुआ भारत व चीन के मध्य में हुआ है। ठीक है, इसमें नासिर, नेहरू, टीटो तीनों शामिल थे। तो पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें यह था, सब पंचशील सिद्धांत 5 सिद्धांत थे भाई। हम, भारत और जो चीन है वो एक दूसरे की जो संप्रभुता है उसका सम्मान करेगा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे की अखंडता को बनाए रखेगा। ठीक है, इस तरह के 5 सिद्धांत थे पंडित जवाहर, इसने भारत और चीन के। नेहरू जी को विश्वास हो चुका था कि चीन जो है वो भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। चीन जो है भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। और चीन ने उस समय कोई ऐसी हरकत भी पेश नहीं करी, हरकत भी नहीं करी जिससे महसूस होता हो कि चीन, चाइना क्या करेगा, भारत पे आक्रमण करेगा। ठीक है, इसलिए नेहरू जी को क्या विश्वास था, पंचशील सिद्धांतों के ऊपर पूरा पूरा विश्वास था। किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये 2 प्रमुख सिद्धांत हैं भाई, याद रखना। अब एक तो गुटनिरपेक्ष की जो विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, और दूसरा पंचशील सिद्धांत है। ठीक है, इनका भी बाद में क्या हुआ, जब उन चाइना ने हम पे हमला कर दिया तो इस सिद्धांत की भी क्या हुआ, धीरे धीरे बाद में क्या आलोचना की गई कि ये सिद्धांत भी क्या हुए कि मायने नहीं रखते थे। किसके लिए, चाइना के लिए। ठीक है, चाइना क्योंकि कैसा देश है, साम्राज्यवादी देश है। वो अपने जो भूखंड है, आपने देखा होगा, वो अधिकतर राष्ट्रों के भूखंड को क्या है, हड़पना चाह रहा है। ठीक है, आपने कभी आप न्यूज चैनल देखे हो तो आप देखना कभी कि वो किसके अंदर सागर है, उसके अंदर भी क्या चाहता है वो, जहाँ से ट्रेड होता है उस सागर को भी वो क्या है, उस पर प्रभुत्व करना चाह रहा है ना। तो ये चाइना की अपनी एक पॉलिसी है, नीति है। तो ये जो 2 चीजें हैं, इन पर आप लोग क्या करोगे, महत्वपूर्ण, इस पे ज्यादा से ज्यादा वो करोगे, फोकस करोगे आप लोग, है ना। नेहरू का जब भी आएगा तो इन दोनों को डाल के आना, एक गुटनिरपेक्षता को, एक पंचशील सिद्धांत को। ठीक है, अब आते हैं बात आगे कि आपके यहाँ पर ये वाला चैप्टर पूरा हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब शुरू करता है नेक्स्ट चैप्टर में महात्मा गांधी। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते आते हैं। महात्मा गांधी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। कौटिल्य है। और मैं बता रहा हूँ जब तक का जो अभी तक का जो ट्रेंड रहा है ना एग्जाम का, वहाँ से महात्मा गांधी के संबंध में क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा, आएगा ही आएगा। ठीक है। आपका कौटिल्य है, वहाँ से प्रश्न आपको पुटअप होगा ही होगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि जहाँ से हर बार का जो ट्रेंड रहा है अभी तक का, भाई अब कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। बाकी हर बार का जो ट्रेंड रहा है वहाँ से यही ट्रेंड है कि ये जो मेन मेन है वहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है वो। ठीक है। तो अब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग सब जानते ही हो। ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग सब जानते हो महात्मा गांधी के कि देश के विकास के अंदर, या विकास कहूँ या फिर उनकी आज़ादी कहूँ, देश की आज़ादी बोलूँ, है ना, उस आज़ादी के अंदर महात्मा गांधी का कितना अपना योगदान रहा है। ठीक है। क्या क्या इन्होंने किया है, कौन कौन सा आंदोलन किया है ना, उन सब पे अपन थोड़ा बातचीत करेंगे। ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं हम लोग महात्मा गांधी से। ठीक है। तो देखो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। कब हुआ है महात्मा गांधी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ठीक है। कई बार ये डेट जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है ना। ये जो डेट एग्जाम में क्या है, पूछ ली जाती है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ। ठीक है। कहाँ पर हुआ? गुजरात के गुज गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में महात्मा गांधी का यहाँ पर जन्म होता है। ठीक है। आप लोग इस डेट को जरा याद करना, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को क्या होता है? महात्मा गांधी का जन्म होता है। देखो महात्मा गांधी का अपने देश में है ना, मतलब विशेष योगदान है। आप लोग हमेशा याद रखना कि महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पहली बात तो शुरू करने से मैं थोड़ा हल्का फुल्का इनके बारे में बता देता हूँ। महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी देखो, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के विचारों का अपने संविधान के ऊपर काफी प्रभाव है। काफी प्रभाव है किसके विचारों का? महात्मा गांधी के विचारों का। अपने जो भारतीय संविधान है उसके ऊपर काफी इफेक्ट है। ठीक है। ये जो आपका पंचायती राज है ना, जिसके बारे में काफी विचार हैं, ये महात्मा गांधी के विचार हैं। ठीक है। आपका जो मूल जो आपका नीति निर्देशक तत्व है ना, उसमें जो अनुच्छेद 40 है कौन सा है? अनुच्छेद 40 क्या कहता है, पता है आपको? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। ये 40 है ना, ये अनुच्छेद 40, ये एग्जाम में, हर एग्जाम में अधिकतर आते आता रहता है। ये जो राज्य ग्राम पंचायत को गठन करेंगे, जो आइडियोलॉजी ली गई ना, ये किसकी विचारधारा है? ये महात्मा गांधी की विचारधारा है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। ऐसे काफी आर्टिकल्स हैं जो आपके दे तो रखे हैं, पर वो कौन सी विचारधारा से निकल के आए हैं? ये महात्मा गांधी की विचारधारा से निकल के आए हैं ये। ठीक है। तो हमारे जो भारतीय संविधान है उस संविधान के अंदर महात्मा गांधी का, चाहे महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन उनके विचारों का काफी इफेक्ट है किस पे? भारतीय संविधान के ऊपर। ठीक है। तो महात्मा गांधी को हल्के मत लेना एग्जाम में भी, महात्मा गांधी का काफी योगदान है। ठीक है। तो 1940 राज्य क्या करेंगे? ग्राम पंचायत। ठीक है। ग्राम पंचायत क्या करेंगे? गठन करेंगे। ठीक है। तो देखो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ वो हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का यहाँ पर क्या होता है? जन्म होता है। जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। ठीक है। गुजरात में भी कहाँ हुआ? पोरबंदर में हुआ। कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म होता है। ठीक है भाई। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। कई बार पूछ लेते हैं कि पूरा नाम
या नहीं पूछते तो भी पता तो होना चाहिए अपन लोगों को कि महात्मा गांधी का नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी, ये उनका पूरा नाम है। ठीक है भाई, महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, नोट डाउन एक एक लाइन में करते हुए चलना महात्मा गांधी के बारे में, है ना। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी रहा है। ठीक है, गांधी जी के पिता, अच्छा इनके पिता का नाम पूछे तो, पिता का नाम, गांधी जी के जो पिता थे उनका नाम पूछे तो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है, गांधी जी के पिता करमचंद गांधी काठियावाड़ की छोटी रियासत में दीवान के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, ये कहाँ थे, काठियावाड़ की, काठियावाड़ की छोटी सी रियासत थी, उसमें क्या थे ये, दीवान के पद पर कार्यरत थे। किसके पद पर कार्यरत थे, दीवान के पद पर ये कार्यरत थे। कौन, महात्मा गांधी जी के पिताजी। ठीक है, दीवान के पद पर कार्यरत थे। गांधी जी की माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। भाई याद करना नामों को। गांधी जी की माता का नाम क्या था, श्रीमती पुतलीबाई। श्रीमती पुतलीबाई। ठीक है, दोनों का माता का नाम और पिता का नाम, दोनों का नाम आप लोग याद रखना, उतार लेना नोट्सों के अंदर, कि गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई, श्रीमती पुतलीबाई। ठीक है, इनको नोट डाउन करो, फिर आगे चलेंगे। नोट डाउन करो भाई, फिर आगे चलेंगे अपन। शाहिल, कोमल, सचिन, राजेंद्र, नोट नोट कर रहे हो ना, रिप्लाई करो, नोट कर रहे हो ना, ये जितने पॉइंट सब नोट करते हुए चलना। दोबारा दोबारा देखो, महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गांधी जी का जो जन्म हुआ वो हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को, गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था महात्मा गांधी का, वो था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई। ठीक है, श्रीमती पुतलीबाई। देखो देखो, करमचंद अलग से नहीं है, इनके पिता का नाम ही, उनका आगे क्या लगा दिया, मोहनदास लगा दिया, तो मोहनदास करमचंद गांधी रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन लोग। 1891 में लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। ठीक है, गांधी जी का जो शिक्षा ली गांधी जी ने, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या बन गया, वकील बन गए। तो क्या हुआ कि इन्होंने जो अपनी शिक्षा ली है गांधी जी ने, वो कहाँ से ली, लंदन से ली। कहाँ से, शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त करी है वो करी है लंदन से। गांधी जी की जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है, लंदन से इन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है। और लंदन से शिक्षा प्राप्त करके गांधी जी क्या बन गए, बैरिस्टर बन गए, बैरिस्टर बन गए। और बैरिस्टर बन के क्या हुआ, 1891 में ये भारत लौट आते हैं। कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1891 में भारत लौटे वकील बन करके। ठीक है, वकील बन के भारत लौट आते हैं। ठीक है, 1891 ईस्वी में लंदन से बैरिस्टर बन के भारत लौटे। इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद, इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने बम्बई और काठियावाड़ हाईकोर्ट में वकालत करना प्रारंभ कर दिया। देखो, जब आदमी आएगा तो कहीं ना कहीं जॉब तो करेगा, तो इन्होंने कहाँ जॉब करना शुरू कर दिया, बम्बई में। कहाँ पर, कहाँ जॉब करना शुरू कर दिया, बम्बई में। ठीक है, बम्बई और काठियावाड़, है ना, बम्बई और काठियावाड़ हाई कोर्ट में, बम्बई व
काठियावाड़ के क्या है, हाई कोर्ट में गांधी जी ने वकालत करना शुरू कर दिया। ठीक है, गांधी जी वकालत करना शुरू करते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर गांधी जी वकालत करना शुरू कर देते हैं। कहाँ पर? बम्बई और काठियावाड़ के हाई कोर्ट में, है ना। 1891 में क्या हुआ था, गांधी जी यहाँ पर आए थे, भारत आए थे शिक्षा प्राप्त करके इंग्लैंड से, और उसके बाद वो अपने प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं बम्बई में और काठियावाड़ में। और कहाँ पर? हाई कोर्ट वहाँ पर। ठीक है, जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो गांधी जी का को धीरे धीरे क्या हुआ, अनुभव मिलता चला गया। ठीक है, और जब गांधी जी को अनुभव मिलता चला गया तो उसी दौरान क्या होता है कि गांधी जी ने बम्बई काठियावाड़ हाईकोर्ट में वकालत करना प्रारंभ किया। इस समय इन्हें दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नामक व्यवसायिक संस्था की ओर से दक्षिण अफ्रीका में उसके कानूनी कार्य देखने और मुकदमा लड़ने के लिए 105 पूर्ण वार्षिक वेतन पर कार्य करने का प्रस्ताव मिला। अब देखो, गांधी जी को बहुत ही अच्छा प्रस्ताव मिला। जीवन देखो कहाँ से कहाँ लेके जाता है व्यक्ति को। गांधी जी को बहुत अच्छा प्रस्ताव मिला। ठीक है, और क्या प्रस्ताव मिला कि दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला एंड दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नामक व्यवसायिक संगठन, एंड कंपनी नामक व्यवसायिक संगठन, व्यवसायिक संगठन से, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर भाई? दक्षिण अफ्रीका में। इस कंपनी के, कौन सी कंपनी? इस कंपनी के कार्य को देखने के लिए गांधी जी को 105, कौन कितना, 105 पौंड वार्षिक वेतन। 105 पौंड कम नहीं होता भाई, बहुत होता है 105 पौंड। ठीक है, उस समय को देखते हुए 105 पौंड का वार्षिक वेतन पर, वार्षिक वेतन पर कार्य करना गांधी क्या मिला, प्रस्ताव मिला। दोबारा देखो इस चीज को, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से गांधी जी का पूरा जीवन चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी का जो जीवन है, जब इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो देखो, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद जब वो जाते हैं तो यहाँ से महात्मा गांधी जी का जो पूरा जीवन है, जो उनकी विचारधारा है, यहाँ से चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कैसे, उसको देखते हैं अपन लोग। ठीक है, देखो 1891 में लंदन से आए महात्मा गांधी। और जब महात्मा गांधी लंदन से आए तो इन्होंने, अब जो आदमी वकालत करके आएगा, शिक्षा लेकर आएगा, घर थोड़ी बैठेगा, इन्होंने क्या किया, बम्बई और काठियावाड़ के हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस को सरेंडर करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब आदमी फील्ड में काम करेगा तो उसको नए नए प्रस्ताव मिलते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी को एक कंपनी की तरफ से प्रस्ताव मिला। कंपनी क्या थी? कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। क्या नाम था उनका? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से। ठीक है, उनकी तरफ से प्रस्ताव मिला। भाई, जब कोई कंपनी होती है तो कानूनी अड़चन आती है, तो महात्मा गांधी को एक प्रस्ताव दिया गया कि आप क्या करोगे, कानूनी संबंधी जो भी कार्य है इस कंपनी के वो आप देखोगे। ठीक है, और इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, 105 पौंड आपको वार्षिक वेतन देंगे। लेकिन वो भारत में नहीं देखना है, वो कहाँ देखना है, दक्षिण अफ्रीका में हम देखना है। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कर लिया, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, गांधी जी क्या बोले कि ठीक है भाई, मैं दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हूँ। महात्मा गांधी क्या करते हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। अब क्या होता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखो, जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाने को तैयार होते हैं, उनकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ से गांधी जी को तरह तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे अब जीवन में, है ना, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो जो प्रयोग किए हैं, ठीक है, और उन प्रयोग को जो उन्होंने अनुभव लिया है, उन सभी अनुभव को जब वो भारत आए, कब गांधी जी भारत कब आए भाई, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी क्या होते हैं, भारत आते हैं। ठीक है, भारत कब आए, 1915 में। वो आते हैं
उसके बाद 1 साल तक पूरा भ्रमण किया पूरे भारत का। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने मना कर दिया कि आप सीधे राजनीति में मत आओ, पहले यहाँ की संस्कृति को जान लो कि यहाँ के लोगों की जो समस्या है, भारत के लोगों की जो समस्या है वो उसको समझ लो, और उसके बाद फिर आप यहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्या को दूर करो, ठीक है। उसके बाद आप पॉलिटिक्स के अंदर आओ, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने पूरे देश का क्या किया, भ्रमण किया है, समझा है चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद फिर महात्मा गांधी इस देश की राजनीति के अंदर कूदते हैं, भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। और उन गांधी जी के काफ़ी अन्यायी बन चुके थे, पूरा देश ही गांधी जी के साथ था उस समय, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम पहले की बात कर लेते हैं कि जब उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, इस प्रस्ताव क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो गांधी जी फिर कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं महात्मा गांधी। वेतन पूछे तो कितना वेतन, 105 पाउंड का वार्षिक वेतन था, ठीक है। कंपनी पूछे तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नामक व्यवसायी संगठन, ठीक है। लिखना एग्जाम के अंदर, अब गांधी के संबंध में अगर ये बात आती है तो इनको सब पॉइंट्स को लिखना आप लोग, ठीक है। तो एग्जामिनर पर क्या आता है, इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और शुरू शुरू में चीज़ों को लिख दिया जाए तो एग्जामिनर को ये हो जाता है यार ये जानता है, ये जानता है इस क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन को पूछ रहा है वो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। और जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और 1893 के अंदर में डरबन चले गए। डरबन कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका का शहर है डरबन। वो सन कौन सा है, 1893। भाई 1891 में तो क्या हुआ, इंग्लैंड से आए और अब वकालत शुरू कर दी। उसके बाद जब वकालत कर रहे थे तो क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका मौका मिला जाने का 105 पाउंड के वेतन पर। और यहाँ पर महात्मा गांधी क्या है, 1893 के अंदर कहाँ चले गए, डरबन शहर चले गए, मतलब दक्षिण अफ्रीका वो चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से अब शुरू होती है लाइफ। लाइफ का मतलब अनुभव। अब क्या होता है, सरकार के विरुद्ध उन्होंने भारतीयों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, सरकारें कोई सी भी हो, है ना, सरकारें कोई सी भी हो, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जहाँ से सरकारें क्या है, व्यक्ति जो है, जो जनता है वो खुश नहीं होती है, ठीक है। चाहे वो मूवमेंट चलता रहता है, हर देश के अंदर मूवमेंट चलता है, पहले भी चलते थे और आज भी मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। कुछ ऐसे डिसीजन सरकार ले लेती है यहाँ से क्या है, जनता खुश नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा मूवमेंट चल रहा था, उससे क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता थी वो खुश नहीं थी, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने क्या किया कि जितने भी भारतीय थे सभी भारतीयों क्या कर दिया, संगठित करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो सरकार के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, भारतीयों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। भारतीयों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा संगठित करना प्रारंभ कर दिया, किसको, भारतीय को, ठीक है। देख, दो चक्कर क्या था कि जब वो गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि यार भारतीय लोगों के साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, नस्ल भेद की समस्या पाई जा रही है। किसकी, नस्ल भेद की समस्या साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद थी। कि नस्ल भेद का मतलब क्या है कि जो गोरे और काले लोगों में क्या है, वहाँ पर भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है। गोरे और काले लोगों में भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है। जो एक मूवी है महात्मा गांधी की, आप उसको देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार तो गांधी जी को क्या हुआ कि रेल ट्रेन के डिब्बे से उतार के फेंक दिया, ट्रेन के डिब्बे से क्या कर दिया, उतार के फेंक दिया। ये क्या थी, ये नस्ल भेद की समस्या थी। वो लोग कहते थे, उन लोगों को मानना था कि भाई जो गोरी जाति है, जो गोरे कलर के लोग हैं, ठीक है, जो अंग्रेज हैं, है ना, वो लोग क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वो जो काले लोग क्या है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये कहलाती है नस्ल भेद की समस्या कहलाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसके विरुद्ध क्या हुआ, गांधी जी ने और सरकार की जो और नीतियां थी उनके विरुद्ध क्या कर दिया, गांधी जी ने सभी भारतीय लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया, और सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अब देखो यहाँ से शुरू होती है चीजें, सत्याग्रह आंदोलन
प्रारंभ करना शुरू करते। मैंने कहा ना, गांधी जी ने जो जो प्रयोग कहाँ किए, साउथ अफ्रीका में किए, उन्हीं प्रयोगों को यहाँ कहाँ किया, भारत में आके उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गांधी जी सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, सत्याग्रह गांधी जी यहाँ पर शुरू कर देते हैं। ठीक है, वहाँ उन्होंने ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और फिनिक्स आश्रम आश्रम की स्थापना की। देखो, इन्होंने गांधी जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, डरबन के अंदर या दक्षिण साउथ अफ्रीका में, ट्रांसवाल, ट्रांसवाल, ठीक है, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या है, संगठन है। तो क्या किया ट्रांसवाल में, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, और उसके बाद एक आश्रम की स्थापना की महात्मा गांधी ने, नाम था फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम। इन दोनों की जो स्थापना करते हैं, कौन करते हैं भाई, ध्यान रखना आप लोग, महात्मा गांधी इनकी स्थापना करते हैं। ठीक है, एक तो ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी, तथा इंडियन ओपिनियन, ये खूब बार एग्जाम में आता है आपके, आपका जो बीए वाला एग्जाम है उसमें भी आता है, एमए वाला एग्जाम में भी आता है, आपका जो कंपटीशन है उसके अंदर अंदर भी आता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक समाचार पत्र चलाया। ठीक है, उस समाचार समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इस बात का, इंडियन ओपिनियन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कंपटीशन बहुत बार आता है ये वाला एग्जाम, कि इंडियन ओपिनियन किसका समाचार पत्र था, तो किसका बता दोगे आप लोग, महात्मा गांधी का था। किसका था, महात्मा गांधी का समाचार पत्र का नाम क्या है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की इन्होंने क्या करी, प्रकाशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे चले, आगे चलें, तो देखो यहाँ पर महात्मा गांधी क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका आकर के सभी भारतीयों को संगठित करना शुरू कर देते हैं। भाई एक साथ आ जाओ, टुकड़े में रहोगे तो क्या करेगी सरकार, अत्याचार करेगी साउथ अफ्रीका की। और यहाँ पर ही क्या करते हैं महात्मा गांधी, सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। और ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की गांधी जी स्थापना करते हैं। फिर क्या करते हैं गांधी जी, यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की गई, नाम क्या था, फिनिक्स आश्रम था। क्या नाम था आश्रम का, फिनिक्स आश्रम था। ठीक है, और गांधी जी ने एक समाचार पत्र भी चलाया, उस समाचार पत्र का नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन था। क्या था, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का नाम है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह के प्रभाव के कारण ही दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार को भेदभाव की नीति त्यागनी पड़ी। उसके पश्चात गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया था, क्या किया था, सत्याग्रह आंदोलन किया था, उस आंदोलन के कारण क्या हुआ, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जो भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रही थी, तरह तरह से कानून बना रही थी, है ना, गलत कानून बना रही थी, जो भारतीय जनता के प्रति क्या थे, विरोध में थे। ठीक है, उस नीतियों को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने वापस लिया, उनमें सुधार किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन क्या होती है, यहाँ पर जीत हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद प्रयोग कहाँ करते हैं, भारत में आके सत्याग्रह आंदोलन का भी गांधी जी, महात्मा गांधी जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को क्या हुए, भारत आ जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी भारत कब आए, 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। इसलिए क्या है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई, ध्यान रखना, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, प्रवासी दिवस मनाया
जाता है, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं, ठीक है। और भारत आके क्या किया, फिर उन्हें 1-2 साल तक क्या क्या करते हैं महात्मा गांधी, पूरे ही भारत का क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, ठीक है। इनके जो राजनीतिक गुरु थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, उनको समझाते हैं भाई अब सीधा मत आओ राजनीति के अंदर या समाज सेवा के अंदर, सीधा मत आओ आप, ठीक है। पहला भारत के जो संस्कृति है उसको समझने का प्रयास करो, पहली बात तो ये है। दूसरा, भारतीयों की जो मूल समस्या क्या है उसको समझने का प्रयास करो। जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, है ना, तब जाके आप जो अच्छा काम है जो आप करना चाहते हो उससे बेहतरीन काम आप कर पाओगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे उनकी सलाह को मान लिया, और उनकी सलाह को मानने के बाद इन्होंने पूरे देश का भ्रमण शुरू कर देते हैं, कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। और जब महात्मा महात्मा गांधी जब भ्रमण करते हैं तो उसके बाद जो समस्याएं आती हैं महात्मा गांधी के सामने, है ना, लोगों को जो समझते हैं, शुरू में तो क्या है महात्मा गांधी अंग्रेजों के पक्ष में रहे। शुरू में जो महात्मा गांधी जब आए 1915 के अंदर, 1915 में, तो अंग्रेजों के भी विचारधारा के समर्थक रहे, ठीक है। उन लोग अंग्रेज तो न्यायवादी हैं। अंग्रेज आएंगे तो भारत की जो कुरीतियां हैं, जो गलत कुरीतियां हैं, है ना, तो वो नष्ट होंगी, और भारतीय जनता में क्या होगा, चेतना का विस्तार यहाँ पर होगा, ठीक है। उनके विचार थे, महात्मा गांधी के विचार थे, ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे इन्होंने चीज़ों को समझा है, उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी के जो विचार थे वो बदल जाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के विचार थे वो बदल जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि 1917 के अंदर, 1917 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया, ठीक है। 1917 में गांधी जी ने 1917 में गांधी जी क्या किया है कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया है, चंपारण में किया है। कहाँ किया है, आता है भाई क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का सर, कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, 1917 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, चंपारण में हुआ है। चंपारण कहाँ है, बिहार में है भैया, ये भी ध्यान रखना आप लोग। कहाँ पर है, बिहार में हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे अपन कल देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है।